कमोडिटी मार्केट के अंदर भी गाइस हमारे पास दो टाइप की मार्केट होती है। फर्स्ट इज एज द नेम सजेस्ट कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या है? जो चीज खाई पी जा सकती हो, दैट इज कमोडिटी। तो कमोडिटी दो तरीके की होती है, एक जिसको कंज्यूम किया जा सकता है और दूसरा जिसको यूज किया जा सकता है। तो यूज और कंज्यूम दोनों में डिफरेंस है। जिसको कंज्यूम किया जा सकता है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटी, लेकिन जिसको यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। जिसको यूज किया जाता है इसको टेक्निकल टर्म में NCDEX मार्केट के नाम से जाना जाता है, और जिसको यूज किया जाता है उसको MCX के नाम से जाना जाता है, राइट? NCDEX का मतलब होता है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। MCX को बोला जाता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, राइट? ये जो कमोडिटी मार्केट होती है इसके अंदर सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे अगर आपको, अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, इंट्राडे में ट्रेड कर लो, डिलीवरी इन्वेस्टमेंट कर लो। तो जो भी चीजें कंज्यूमेबल वाली होती है जैसे सरसों, धनिया, जीरा, प्याज, सब के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, हर एक चीज के ऊपर ट्रेड किया जाता है। उसी तरीके से MCX के अंदर जिनको यूज किया जाता हो, जैसे आप पेट्रोल पी नहीं सकते, आप गोल्ड खा नहीं सकते, यूज कर सकते। तो MCX के अंदर जैसे गोल्ड, सिल्वर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड, टिन, क्रूड ऑयल, ये सारे किसके अंदर आते हैं? MCX के अंदर आते हैं, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर। तो इनके अंदर भी गाइस हमारे, अब एक बात बताएं, अब क्यों इस कमोडिटी को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट बोला जाता है? क्योंकि कमोडिटी की वैल्यू भी तो किसी दूसरी चीज के कारण क्या हो रही है? ड्राइव हो रही है। भाई गोल्ड के प्राइस को बहुत सारे फैक्टर ऊपर नीचे लेकर के जाते हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, गोल्ड के रेट गिर गए। यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है, गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि वो एक तरीके से क्या होता है? स्टोरेज होता है, राइट? तो लोग क्या करते हैं उस टाइम पे? स्टोरेज करते हैं। जो स्टोरेज होते हैं उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती स्टार्ट हो जाती है। क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? रशिया ने क्या किया? सप्लाई बंद कर दी। अब रशिया अगर सप्लाई बंद कर देगा तो इंडिया कहां से माल खरीदता है? या तो सऊदी अरेबिया से, या तो यूएस से। एक तरीके से हम लोग कनाडा से लेते हैं, बट कनाडा किसकी है? यूएस के अंदर आती है। यूएस का कॉन्टिनेंटल है। तो यूएस, कनाडा अपना प्रोडक्शन किसको देता है? यूएस को। तो इंडिया डायरेक्टली सप्लाई किससे लेती है? यूएस से। और हम लोग किससे लेते हैं? सऊदी अरेबिया से। और हम लोग किससे लेते हैं? रशिया से। रशिया ने क्रूड की प्रोडक्शन बंद कर दी, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा? क्रूड की शॉर्टेज। अब अगर शॉर्टेज हो गई तो लड़ाई वहां चल रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी, यहाँ पे गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी। हाँ, तो यहाँ तो चलेंगी। तो डिमांड तो कांस्टेंट है, लेकिन सप्लाई आगे से क्या हो गई? डिमांड, प्राइस क्या हो जाएंगे? तो देखते ही देखते जो क्रूड 6600 का था वो 9000 पे चला गया। जो क्रूड 80 बैरल के आसपास मिल रहा था वो 110 120 बैरल के आसपास पहुंच। तो कमोडिटी के भी प्राइस क्या हो रहे हैं कि किसी दूसरी चीज के कारण ड्राइव हो रहे हैं। अब जैसे जो अभी जो महीना गया, या जून, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 जो महीने होते हैं इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होती है। बारिश के टाइम पे क्या होता है कि कॉटन के प्राइस बहुत बढ़ते हैं। ठंड आती है तो कॉटन के प्राइस बहुत बढ़ते हैं, राइट? सोयाबीन के प्राइस बहुत बढ़ते हैं। तो आप इनके ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ट्रेडिंग कर लो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट कर लो। इसको बोला जाता है सीजनल इन्वेस्टमेंट। थर्ड मार्केट, फोर्थ मार्केट, अगेन इसके अंदर भी गाइस आपके पास दो ऑप्शन होते हैं दोनों मार्केट में, इंट्राडे एंड इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ मार्केट वी हैव करेंसी मार्केट, बट इसको भी क्या बोला जाता है? करेंसी डेरिवेटिव, क्योंकि करेंसी के भी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण इंपैक्ट होते हैं। किसी कंट्री में वॉर हुआ तो उसकी करेंसी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो इसलिए करेंसी को भी क्या बोला जाता है? करेंसी डेरिवेटिव मार्केट। तो ये जो करेंसी डेरिवेटिव मार्केट होती है, अब इंडिया में पहले क्या था कि जो इंडिया में उन्हीं करेंसी पे ट्रेडिंग की जाती है जो करेंसी वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जिनके ऊपर वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जैसे यूरो, पाउंड, येन एंड डॉलर। ये चार वो करेंसी है जिसमें वर्ल्ड वाइड में सबसे, हम लोग दिराम में तो ट्रेड नहीं करते हैं। हर कंट्री के आज के टाइम पे एक आइडियल करेंसी क्या बन चुकी है? डॉलर। अभी आप लोगों ने सुना होगा, दो साल पहले आपने सुना होगा कि ये चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे मीटिंग के लिए। ये क्यों आए थे? 3 कंट्री ने मिलकर के एक यूनिट टेरिटरी बनाई, इंडिया, चाइना और रशिया। इन तीनों ने ये बोला कि अभी इन तीनों के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वो डॉलर एक तरीके का मीडियम। इन तीनों ने बोला हम ट्रेड आपस में कर रहे हैं, लेकिन एप्रिसिएशन किसको मिल रहा है? एक काम करते, तीनों ने मिलकर के डिसाइड किया था कि हम एक नई करेंसी प्लान करें, एक नई करेंसी मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे ऊपर हम ट्रेड करें, तो उससे हमारी कंट्री को वेटेज मिलेगा। लेकिन वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ, फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, तो दिक्कतें हुई जिसके कारण नहीं। तो अभी के टाइम पे इंडिया में 4 ही करेंसी है जिनके ऊपर ट्रेड किया जाता है करेंसी मार्केट में। फर्स्ट इज यूएसडी, यूरो, जेबीपी एंड जेपीवाई। ये 4 करेंसी। लेकिन एक बात बताओ, चारों करेंसी ट्रेड कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर।
अब क्या इसका मतलब क्या हुआ यूएसडी आईएनआर का कि $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज, 1 पाउंड 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज, 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज, 1 येन इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज, राइट। तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ट्रेड करने के लिए गाइस आपके पास दो ऑप्शन है, इंट्राडे एंड ट्रेडिंग। तो यानी कि आप करेंसी मार्केट में भी इस तरीके से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। अब ये तो सर हमारे पास ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें इन चारों मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि चारों मार्केट क्या है। लेकिन सर एक बात बताएं, इन मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि ये जो चारों मार्केट्स हैं, इन चारों मार्केट में आपने बोला कि हमारे पास दो ऑप्शन है, इंट्राडे एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, अगर हमें एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो उस केस में ट्रेडिंग की कैसे जाए? अब लेट्स सपोज कि सर ये कोई स्टॉक है, इसका प्राइस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ पे मुझे इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कैसे डिसाइड किया? तो अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे समझ में आना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या हो। तो टेक्निकल जो है वो आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर आप एंट्री और एग्जिट किस तरीके से प्लान कर सकते हो, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, मॉर्निंग से मैंने निफ्टी में आज 3-4 बार ट्रेड किया है, राइट। एंड आज मार्केट अच्छी है तो दोनों तरफ की चाल है, तो आज मैंने अच्छे खासे पैसे, लेकिन देखा जाए अभी मैंने निफ्टी को यहाँ पे बाय किया था जोन पे, इसको क्या बोलते हैं ऋतिक? तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने निफ्टी बाय किया था और मैंने इस ब्रेकआउट पे, यानी कि मेरा टारगेट था 22 का, ये देखो ये जो लाइन है, तो मैंने यहाँ पे बाय किया था 67 के आसपास और मैंने 22 पे बेच दिया, तो ऑलमोस्ट मेरे को 60-70 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मिला। ठीक है, मेरे पास दो लॉट थे, मैंने फ्यूचर बाय किया। तो अब टेक्निकल आपको क्या बताता है कि मार्केट के अंदर आप एंट्री कहाँ पे प्लान करोगे और एग्जिट कहाँ पे प्लान करोगे, आपको बाय कहाँ पे करना है, आपको सेल कहाँ पे करना है। तो एंट्री एग्जिट मार्केट में कैसे प्लान करनी है वो आपको टेक्निकल बताता है। लेकिन आपने बोला कि सर आपने ही तो बोला था कि कभी भी मार्केट में नेकेड ट्रेडिंग नहीं करनी। नेकेड ट्रेडिंग क्या होता है कि मार्केट में वन साइडेड पोजीशन क्रिएट करना है। आपने निफ्टी बाय किया, अगर मार्केट नीचे गिर गई तो, आपने निफ्टी सेल किया, मार्केट ऊपर चली गई तो, आपने हीरो मोटोकॉर्प बाय किया, नीचे गिर गया तो जो पोजीशन हम लोग नेकेड लेते हैं, यानी कि उसका कोई कवर नहीं होता है। अगर आपने टाटा मोटर्स बाय किया, हाँ नीचे गिर गया तो लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपने टाटा मोटर्स बाय किया, लेकिन आपको पता है कि नीचे भी गिर सकता है, तो इसको सेव करने के लिए, हेज करने के लिए आपने क्या किया कि आपने इक्विटी में बाय किया तो आपने उसका फ्यूचर बेच दिया, इक्विटी में बाय किया तो आपने ऑप्शन मार्केट से उसको हेज कर दिया। उसको क्या बोला जाता है? हेज्ड पोजीशन, राइट। दो टाइप की पोजीशन होती है, नेकेड पोजीशन, हेज्ड पोजीशन। अब आपके पास, आपने बोला कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख रुपए को आपको पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि आपके पूरे के पूरे 1 लाख रुपए को आपको ट्रेडिंग में डाल देना है। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए को दो पार्ट में डिवाइड किया, 50,000 से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और रेस्ट ऑफ 50,000 रुपए से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। यानी कि कुछ पैसा आपने ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर रहे हो, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो आपने बोला कि सर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन से कंपनी पे हमने इन्वेस्टमेंट करना है? तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हमें उन कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करना है जो कंपनी फंडामेंटली क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, राइट। तो स्टॉक मार्केट में देयर आर मोर देन 10,000 कंपनीज व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो हाउ कैन वी फिगर आउट व्हिच कंपनी आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट और व्हिच आर नॉट? अब आपको क्या करना है ये तो आपको समझता है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, कौन सी कंपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपको कौन बताएगा? फंडामेंटल, राइट। तो मार्केट के अंदर हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि चारों मार्केट क्या है, बट हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल क्या होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर हमारे लिए होती है, दैट इज कि मार्केट के अंदर आप अपने रिस्क को कैसे अंडरस्टैंड करें, राइट। जितना जल्दी आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज करना स्टार्ट कर दिया, उतना ही जल्दी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लेकिन मार्केट में आपको यही नहीं पता है कि मार्केट में मेरा रिस्क क्या है, मार्केट में मेरा रिवॉर्ड क्या है, तब तक आप मार्केट में कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। मार्केट का एक सिंपल रूल है कि कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट बिगिन। अपने रिस्क को छोटा बनाओ और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं जिनको बोला जाता है सिस्टमैटिक ट्रेडर, और एक जिनको बोला जाता है प्रिंसिपल ट्रेडर। ये जो सिस्टमैटिक ट्रेडर होता है, एक लेमन ट्रेडर और एक सिस्टमैटिक ट्रेडर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मार्केट में जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई आज के टाइम पे जनरल स्टॉक मार्केट में लोग एंटर इसीलिए होते हैं बिकॉज someone my friend is making money from stock market, someone my friend is doing trading in nifty and bank nifty, someone my friend is making 1 lakh rupees on a daily basis, and I heard somewhere कि भाई मार्केट में लाख 2 लाख रुपए तो इजीली बनते हैं मार्केट से। तो क्योंकि वो कर रहा है, he is doing, I should also do this।
तो एक बहुत ही गलत गलत परसेप्शन बन जाता है कि आज मैंने डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले और कल मैं उसको डबल कर, तो जादू की छड़ी तो है नहीं, आपने छिड़के पैसे डबल हो गए। दूसरे वो लोग होते हैं जो सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट में एंटर होते हैं। इसलिए अगर मुझे मार्केट में अगर आज इंट्राडे में ट्रेड करके मुझे 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस हो गया तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे 3,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। तो अगर मार्केट के अंदर आपका रिस्क और आपका रिवॉर्ड अगर मार्केट में अगर क्लियर है, आपको पता है कि आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है, आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या है। बट समटाइम क्या होता है कि मार्केट के अंदर कई बार, बिकॉज हम तो ट्रेडर बन चुके हैं अब, क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर हमारे साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि कई बार हम लोग जब ट्रेड नहीं करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत एक अलग ही आग लग जाती है कि अरे यार आज तो पूरा दिन निकल गया, आज तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। एंड क्योंकि मार्केट में ट्रेड नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड पूरी दिन अकाउंट प्रॉफिट में था, अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही चल रहा था, पूरे दिन ट्रेड नहीं किया। हाँ, एक स्ट्रेस था कि ट्रेड नहीं लिया, लेकिन लॉस नहीं था। और लास्ट में मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले आपने जल्दी के चक्कर में आपने सोचा कि यार 1,000 ही रुपए कमा लूं, आपने एक ट्रेड लिया और 2,000 रुपए का लॉस। अब जब मार्केट बंद हुई तो आपने बोला अरे यार 2,000 का लॉस, काश अगर मैंने ट्रेड नहीं किया होता तो अकाउंट में 50,000 तो पड़े हुए थे। तो मार्केट में ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है, इसीलिए मार्केट में बोला जाता है कि कैश इज अ पोजीशन, राइट। तो मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने रिस्क को समझे। एंड देन लास्ट वन इज बॉन्ड वैल्यूएशन। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपको सबसे पहले इसके बारे में समझना चाहिए कि बॉन्ड मार्केट क्या है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ही इक्विटी मार्केट को कंट्रोल करती है। बॉन्ड मार्केट ये डिसाइड करती है कि इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा या इक्विटी मार्केट नीचे, राइट। सो इसीलिए बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट इज एन इफेक्ट बट बॉन्ड मार्केट इज अ कॉज। बॉन्ड मार्केट से इक्विटी मार्केट क्या होती है, ड्राइव होती है। तो बॉन्ड इक्विटी का क्या है, एक डेरिवेटिव। जैसे अब यहां से देख, बॉन्ड मार्केट से किसकी वैल्यू ड्राइव होती है, इक्विटी की। इक्विटी से किसकी वैल्यू ड्राइव होती है, इक्विटी डेरिवेटिव की। तो यानी कि बॉन्ड मार्केट चाहे तो इक्विटी मार्केट को भी गिरा सकता है और डेरिवेटिव मार्केट भी गिरा सकता है। अगर इक्विटी गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है डेरिवेटिव भी गिरेगा, राइट। तो बॉन्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर जब गवर्नमेंट को हमें भी जब पैसे की जरूरत पड़ सकती है। भाई अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं तो चलो हमारी एक सैलरी है, अभी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी एक इनकम है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि भाई आपके पास लॉकडाउन लग गया, बिजनेस से इनकम जीरो, सैलरी आ नहीं रही है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, लोन लोगे। अगर आप लोन लेते हो तो लोन लेने का मतलब क्या है कि आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से लोन लोगे। अभी गवर्नमेंट के पास हम टैक्स जो दे रहे हैं उससे गवर्नमेंट को एक तरीके से रेवेन्यू मिलता है, प्रॉफिट मिल रहा है। उस प्रॉफिट के पैसे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीचर की सैलरी, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सैलरी, पेंशन जो रिटायर्ड पर्सन है, आर्मी जो लोग हैं, पुलिस में जो उनकी सैलरी पे करना, बहुत सारे खर्चे हैं। तो गवर्नमेंट के एक है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंडिचर, रोड बनाना, टनल्स बनाना, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। अब गवर्नमेंट को इस बार टैक्स से रिसीव हुआ 100 करोड़, खर्चे हो गए 300 करोड़, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो गया, तो 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को चाहिए ना। तो उस 200 करोड़ रुपए को गवर्नमेंट रेज करती है। तो जब 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट पब्लिक से मांगती है तो उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड्स। कि गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का क्या इशू किया, बॉन्ड्स इशू किया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 200 करोड़ रुपए दो, 10 साल के लिए दो, हर साल 8% का ब्याज दे। पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक सोचेगी यार इक्विटी तो रिस्की है, इक्विटी से पैसा निकाल करके कहां डाल देते हैं, गवर्नमेंट के। तो इक्विटी क्या करोगे, बेचोगे, और वो बेच के पैसा कहां डालोगे। तो जब इक्विटी बेचोगे तो इक्विटी क्या होगा, और बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे। तो इसीलिए बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट को कंट्रोल करता है, राइट। इसीलिए इक्विटी इज एन इफेक्ट बट बॉन्ड मार्केट इज अ कॉज, ठीक है। तो ये ब्रॉडर मार्केट होती है जिनके बारे में हमें समझ में आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं गाइस, इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। आपकी चॉइस होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो जब तक आप मार्केट को नहीं समझते हैं तब तक तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन अगर एक बार आपको टेक्निकल समझ में आ गया तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये क्या होता है एंड स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल कैसे यूज की जाती है, ब्रॉडली स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के अंदर हमारा जो टॉपिक है, यानी कि अब हमें पता है कि सर स्टॉक मार्केट हमें समझना है, हमें अल्टीमेटली ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले हमें ये भी तो समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपए डाल दिए तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। हम जब पैसा डालते हैं, हमने रियल एस्टेट में पैसा डाल दिया, रियल एस्टेट में पैसा डालना इज नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑल अबाउट प्रिडिक्शन।
तो जब इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो वहां पे हमारी एक प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, और उस प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, बीइंग अ लेमैन ट्रेडर, बीइंग ए इन्वेस्टर, आप किस तरीके से अपनी लाइफ में अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। इवन स्मार्ट इन्वेस्टर में आप बहुत बेसिक टर्म्स में समझोगे फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन आप लोगों का एक मॉड्यूल है म्यूचुअल फंड, उसमें आप समझोगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, कॉर्पस प्लानिंग क्या होती है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इंश्योरेंस प्लानिंग क्या होती है, बहुत टाइप की चीजों आप समझोगे। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। आप आज से, अब जैसे आपकी भी लेट्स सपोज आपकी अगर शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, व्हाटएवर जो भी है, आपके बच्चे हैं नहीं हैं, कुछ अगर लेट्स सपोज शादी ही नहीं हुई है, तो और क्या फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है। आपको घर बनाना है 10 सालों में, या आपको अपनी लग्जरी वेडिंग प्लानिंग करनी है, एक डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, या आपको एक कार परचेज करनी है, टेस्ला आप ही को लेना है, तो उसके लिए और 5 साल का टाइम है, 10 साल का टाइम है, तो उन 10 सालों में आज से किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें ताकि 10 सालों में आप एक लमसम कॉर पे जमा कर सकें। तो ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, राइट। So till then, bye bye guys. You take care. So next class, good day, good night. See you. Bye bye.